तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में। एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता क्या है, तो ये हम बात करें उससे पहले शायद मैं एक गाने के बारे में आपको याद दिलाता हूँ। शायद सुने होंगे आप लोग कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सुना है सब लोगों ने गाना। तो कुछ उसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। तो हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर को इस लाइन के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर दो लिक्विड्स का ऐसा मिक्सर है जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज के साथ साथ वेपर फेज में भी सेम होता है। मतलब हम दो लिक्विड्स को मिला करके एक मिक्सर बना रहे हैं, एक लिक्विड एंड दूसरा लिक्विड। दो लिक्विड को मिला करके हमने एक मिक्सर बनाया, ठीक है। और ये मिक्सर जब बनेगा तो हमको मालूम है कि इसमें दो लिक्विड मिलाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड ए भी प्रेजेंट होगा, लिक्विड बी भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा इन दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। बट जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद भी जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, और वेपर में जब कन्वर्ट होते हैं तो जब हम इस वेपर को चेक करते हैं तो इस वेपर में भी इनका कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। मतलब जिस रेशियो में ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसी रेशियो में वेपर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर को क्या बोल सकते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सर आर दैट मिक्सर विच हैव सेम कंपोजिशन इन विच लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज, ठीक ना। तो इसीलिए हमने बोला था कि जो लाइन है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो यहीं पे फॉलो कर रहा है। मतलब ये लिक्विड में जब तक हैं तब तक तो ये साथ ही हैं, जब इसको हम गर्म कर रहे हैं, जब ये वेपराइज हो रहा है तो भी ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ भी इनका कंपोजिशन वही है जो कि लिक्विड स्टेट में था। क्लियर ना? तो ध्यान सुनिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर जितने भी हैं वो सब के सब नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, पहली बात। दूसरी बात एजियोट्रॉपिक मिक्सर आर बाइनरी सोल्यूशंस। मतलब कि यहाँ पे दूसरी बात एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स आर बाइनरी सोल्यूशंस, मीन्स यहाँ पे दो तरह के लिक्विड पार्टिसिपेट करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर को बनाने के लिए, ठीक ना। तो जितने भी एजियोट्रॉपिक मिक्सर हैं ऑल आर नॉन आइडियल नेचर, ठीक है। मतलब सब एजियोट्रॉपिक मिक्सर का जो नेचर है वो नॉन आइडियल है, आइडियल इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सर बताए जाते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, जिसका एक और नाम होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, या इसका एक और नाम होता है मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ये बनाता कौन है? तो जितने भी पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। कौन बनाता है इसको? तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वही बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स ही क्यों बोलते हैं? तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जिन दो कंपोनेंट का यूज करके हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर बनाते हैं उस एजियोट्रॉपिक मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है इन दोनों कंपोनेंट के कंपेयर में। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक हमारे पास कंपोनेंट है इथेनॉल C2H5OH और दूसरा कंपोनेंट है हमारा वाटर, ठीक है। और जो हमारा इथेनॉल होता है करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको मिलता है 78.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो सबको मालूम होगा। और जब इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला करके हम एक मिक्सर बनाते हैं, ठीक ना, एक सॉल्यूशन बनाते हैं कह सकते हैं,
तो ये जो मिक्सर बना है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता है। अब ये कैसे मालूम चला कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर ही है? जब हम इसको देखते हैं तो इसमें दोनों कंपोनेंट तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है तो वेपर में भी यही दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। और एक बात ये भी कि जिस रेशियो में यहाँ प्रेजेंट थे उसी रेशियो में यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सर ही बना है। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कैसे हम बोल देते हैं तो ध्यान सुनिएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, बट इस मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 78.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है या कम बॉइलिंग पॉइंट आता है, इसीलिए बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्लियर है ना? तो ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो जितने भी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हैं तो इनको कौन बनाता है? तो इनको बनाते हैं जितने भी हमारे निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वही मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? तो इसके उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जिन दो कंपोनेंट का यूज करके हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर बनाते हैं उस एजियोट्रॉपिक मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है जिन दो कंपोनेंट से वो बना है। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर में हमने लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में लिया है हमने वाटर को। ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 83 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मालूम ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें एक एजियोट्रॉपिक मिक्सर मिलता है, और इस एजियोट्रॉपिक मिक्सर का जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो वो आता है, कितना आएगा? इन दोनों से ज़्यादा ही आएगा। अब जितना भी आए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 119 डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से इस एजियोट्रॉपिक मिक्सर को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्लियर है? तो यही है एजियोट्रॉपिक मिक्सर की पूरी कहानी। बहुत छोटा है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक ना? तो इसको ध्यान से सुन आप लोग तैयार करिएगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, पूरा आप लोग नोट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार बोर्ड में पूछा गया है, 2013 में शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक ना? तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या क्या बातें पूछी गई हैं। दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 and 7 मिलीमीटर ऑफ Hg। मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे PA नॉट बोला गया है कितना? 450 मिलीमीटर ऑफ Hg, एंड PB नॉट कितना बोला गया है? तो ये बोला गया है 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये नहीं बोला गया है, देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 and 700 मिलीमीटर ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। ठीक ना? अब बोला गया है एट 350 केल्विन, ये इतने टेम्परेचर पे दिया गया है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन पूछ रहा है इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। टोटल वेपर प्रेशर, तो ये क्या दिया है? तो PT दिया हुआ है कितना? तो दिया है 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है। एंड बोला आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। मतलब जब कंपोजिशन की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सर। लिक्विड मिक्सर का कंपोजिशन बताना है। मतलब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने A कंपोनेंट डाला है, B कंपोनेंट डाला है। ठीक है। मतलब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ A पूछ रहा है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछ रहा है। दिया क्या क्या है? तो जब लिक्विड A अकेले था तो उसका वेपर प्रेशर दिया है, लिक्विड B जब अकेले था तो उसका वेपर प्रेशर दिया है, एंड जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इन दोनों को वैसे जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो भी दिया है। तो हमने एक फार्मूला बताया होगा कि किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर
कैसे निकालते हैं जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो। तो उसका फार्मूला था पी टी इक्वल टू था पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये फार्मूला याद है? किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जहाँ पे दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो और वोलेटाइल हो, वहाँ का ये फार्मूला है। और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं ये सारी वही दी हुई हैं। तो हमें देखो पी टी मालूम है, पी ए नॉट मालूम है, पी बी नॉट मालूम है, तो एक्स ए एंड एक्स बी नहीं निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा। अच्छा, एक बात और मालूम होगी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों मिल करके 1 के बराबर होते हैं। क्लियर है? ये बात हमने बता रखा है मोल फ्रैक्शन वाली हेडिंग में, और जो लोग को ना मालूम हो वो जाके मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो देख लें। ठीक है? क्या हम एक्स बी की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्या इस तरह से हम एक्स बी की वैल्यू लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिखेंगे। तो चलिए सारी बातें हम लिखते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू दिया है 600 मिलीमीटर ऑफ एच जी। पी ए नॉट की वैल्यू दिया है 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक ना? उसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 700 एंड एक्स बी की वैल्यू अभी मैं यहाँ पर निकाल के बताया हूँ। तो इसको क्या हम एक्स ए के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। अच्छा, इसमें क्या अननोन दिख रहा है हमें? सिर्फ एक्स ए तो अननोन दिख रहा है। क्या ये सॉल्व करके एक्स ए की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे आप लोग? तो अब आगे कहानी आप लोग करना है, एक्स ए की वैल्यू निकालिएगा आप लोग, और निकाल करके कमेंट करिएगा कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू जब आ जाएगा तो क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो एक्स बी की वैल्यू नहीं आ जाएगा? क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। एक्स ए की वैल्यू मान लेते हैं, कुछ लेते हैं 0.5 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो जो भी वैल्यू आगे यहाँ रख के क्या हम एक्स बी की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आप लोग सॉल्व करके बताइएगा एक्स ए एंड एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, ये जो हमने एक्स ए एंड एक्स बी निकाला है, ये कहाँ के लिए निकाला है? लिक्विड फेज में इन दोनों कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है। और साथ साथ इस एक क्वेश्चन और जोड़ दिया इसमें कि आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में इनका कंपोजिशन क्या होगा इसे भी बताना है। मतलब वेपर फेज में कंपोनेंट ए कितना एग्जिस्ट कर रहा है एंड कंपोनेंट बी कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी बताना है। वेपर फेज में जब आपको अलग अलग कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो वहाँ पे हम मोल का यूज नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है तो हम लिखेंगे, पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि कंपोजिशन इन, क्या लिख दे रहे हैं? कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? तो वेपर फेज में कंपोजिशन निकालने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल दिए हैं इस फार्मूले के थ्रू, लेकिन एक्चुअल हम इसे निकालते थे कैसे? पहले इधर देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फार्मूला हमको मालूम है कि मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फार्मूला होता है मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यही कह सकते हैं कंपोनेंट ए का मोल बाई सोल्यूशन का मोल, ये नहीं होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को निकाल लिया मात्र इस फार्मूले की हेल्प से। लेकिन अगर इन फार्मूले की हेल्प से नहीं निकालना होता तो कैसे निकालते? मोल का यूज करके करते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें वेपर स्टेट में इन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? तो वेपर स्टेट में हम जब भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो वहाँ पे मोल टर्म का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम इस कंपोनेंट के प्रेशर की बात करेंगे, इस कंपोनेंट के प्रेशर की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कैसे। तो मान लेते हैं हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक ना? क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट निकालना है। तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ये नीचे क्या लिखा है? तो ये टोटल वेपर प्रेशर है।
मतलब एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बाई टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यही तो यहाँ भी है, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी यही है। अब यहाँ पे हमने प्रेशर क्यों रखा है, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में है, वेपर स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू पी बी बाई पी ए प्लस पी बी, मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ बी बाई टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर है ना। अच्छा, इसमें हर चीज़ मालूम है आपको, जैसे टोटल वेपर प्रेशर आपको मालूम है कितना, 700, ये भी मालूम है 700, बस हमें नहीं मालूम है पी ए एंड पी बी नहीं मालूम है। तो मालूम है तो क्या मालूम को, पी ए नॉट मालूम है, पी बी नॉट मालूम है, तो क्या हम पी ए नॉट पी बी नॉट की हेल्प से पी ए एंड पी बी नहीं निकाल लेंगे। एक फार्मूला बताया गया होगा कि पी ए की वैल्यू होती है पी ए नॉट एक्स ए के, और पी बी की वैल्यू होती है पी बी नॉट एक्स बी के, राउल्ट्स लॉ बताया गया था। तो क्या हम पी ए एंड पी बी नहीं निकाल लेंगे। पी ए नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, मोल फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल रखा है, पी बी नॉट की वैल्यू हमको मालूम है, एक्स बी की वैल्यू अभी निकाल के रखे हैं ऊपर। तो क्या हम पी ए पी बी की वैल्यू निकाल के इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो पूरा ये सॉल्व करके हमें आंसर दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट, और ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर कमेंट में करिए। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है हो जाना चाहिए, अब हो जाएगा ना। तो बस यही तरीका था, आपको बस समझना होगा कि वेपर स्टेट में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए कैसे निकालना है, लिक्विड स्टेट में होगा तो पूछा जाए कैसे निकालना है। क्लियर ना। तो बस नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डाइल्यूशन पर बेस्ड है, मतलब कि कैसे मोलैरिटी पर डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, ये हेडिंग बताई गई होगी। जो लोग ना देखे होंगे जा करके 3rd या 4th वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने लोग सॉल्व करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, इससे मालूम चलेगा कितने लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो बस इतना ही। तो चलिए अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सॉल्यूशन की वे सारी प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की वे सारी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के नंबर पे, मतलब कितने ज़्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो सिर्फ हमें उन प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सॉल्यूट के नंबर को बढ़ाते जाएं या सॉल्यूट के नंबर को घटाते जाएं, तो उसके नंबर के बढ़ने या घटने से अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर ना। तो किसी भी सॉल्यूशन की वे सारी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान रखिएगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, सॉल्यूट का क्या नेचर है इस बात पर डिपेंड नहीं करती हैं, बस उसके नंबर पर डिपेंड करती हैं। और हमारे पास 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनको कि हमें पढ़ना है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा है डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनको कि मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, और ये चारों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक ना, चाहे बोर्ड को हो लेकर के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग, तो आने वाले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।